एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो स्वागत है आप सभी का कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें अपन बात कर रहे हैं लैब असिस्टेंट 2026 की केमिस्ट्री की क्लास है, जिसके अंतर्गत आज अपन ठोस अवस्था में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इकाई सेल क्या होती है। कल अपन ने बात कर ली थी कि ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, और ठोस अवस्था के गुणधर्म के बाद में ठोस को अपन किस तरीके से वर्गीकरण करते हैं। तो थोड़ा मैं आपको इसका एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि ठोस अवस्था होती क्या है। तो आप जानते हो जिसके अंतर्गत पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, अणु, आयन और कण। जो कण अवयवी कण होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, परमाणु, अणु और आयन। क्या बात करी जी मैंने कि आपको बोलेगा अवयवी कण, क्या बोलेगा जी, अवयवी कण। और अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकते हैं। इनके मध्य में क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस अर्थात न्यूनतम दूरी होगी, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहेंगे। इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल काम करते हैं, घनत्व इनका उच्च होता है, एंट्रोपी इनकी 0 होती है, श्यानता इनकी 0 होती है, और ये बहने का गुण इसमें बिल्कुल 0 पाया जाता है, इसलिए आसानी पूर्वक बह भी नहीं सकते। इसलिए इनका आकार और आयतन क्या होता है जी, निश्चित होता है। इसके बाद अपन ने बात की थी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनमें अणुओं या अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, उन्हें बोलते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस। और जिनके अंतर्गत निश्चित नहीं होगी उन्हें बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस या एमोर्फस सॉलिड। अब जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको अति शीतल द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि यदि अपन पुराने मकानों को देखेंगे तो उनमें जो भी शीशा लगा हुआ है उनका जो ऊपर वाला पार्ट है वो पतला पाया जाता है, नीचे वाला पार्ट क्या पाया जाता है, थोड़ा मोटा पाया जाता है। उसका रीजन है क्योंकि कांच में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको अति शीतल द्रव भी कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं ये दीर्घ परासी होते हैं, अर्थात यदि आप एक साइड के क्रिस्टल के पार्ट का अध्ययन कर लेते हो तो दूसरे का अध्ययन अपने आप हो जाएगा, जबकि एक क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसके जो अवयवी कण होते हैं वो लघु परासी होते हैं। क्या होते हैं जी, लघु परासी होते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको यदि अपन तेज धार वाले चाकू से अगर काट दें तो ये नई सतह का निर्माण भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं होता है। उनमें ये क्या है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है और कोई भी नई सतह का निर्माण भी नहीं करता है। इसके बाद में बात करेंगे कि इनकी गलन की जो एंथैल्पी होती है वो उच्च होती हैं और नियत होती हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ना तो निश्चित होती हैं और ना ही उच्च होती हैं। इसके बाद बात करेंगे शीतलन वक्र की। तो शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोसों के लिए आता है असतत, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके लिए आता है सतत। आगे बात समझ में, ये मैंने बात कर ली थी। इसके बाद में जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, अर्थात इनके जब भौतिक गुणों की बात करते हैं तो अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो कण होते हैं वो लघु परासी होते हैं। तो यदि एक कण के चारों ओर अपन नेचर देखें भौतिक गुण का, तो बताओ क्या होते हैं जी, ये समान होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं समदैशिक। आगे बात समझ में, इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी। इसके बाद में जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको भी अपन ने डिवाइड किया था आणविक ठोस में, आयनिक ठोस में, धात्विक ठोस में और शेष संयुक्त ठोस में, जिसमें आपको आणविक ठोस 3 प्रकार के बताए मैंने, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अर्थात अध्रुवीय में कौन आते हैं, जिनमें दुर्बल लंदन फोर्स काम करता है, जैसे H2, I2, Cl2। इसके बाद में आते हैं ध्रुवीय, ध्रुवियों में जैसे HCl आ गया, NH3 आ गया, ये सारे ध्रुवीय हो गए। इसके बाद में हाइड्रोजन बंधित आ गए, जैसे H2 आइस। इसके बाद में आते हैं आयनिक की बात करते हैं। आयनिक में आप जानते हो आयनिक में आयंस द्वारा बनते हैं जो। इसके बाद में धात्विक, जिनमें धातुएं प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में सहसंयोजक, जिनके अंतर्गत नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये अध्रुवीय अणुओं के मध्य में बनते हैं। ये बातें मैंने लास्ट क्लास में कर ली थी, जिसको मैंने समरी के रूप में आपको अभी बता दिया है, और मैंने आपको टेबल भी बता रखी है। तो टेबल को याद कर जाएं, एक क्वेश्चन तो वहां से आने वाला है, या फिर अगर जो नया क्वेश्चन आएगा वो आने वाला है आपका इकाई सेल से। किससे आने वाला है जी, इकाई सेल से। इकाई सेल और उसके प्रकार की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को 101% मिलने वाला है।
मैं गारंटी के साथ में कहता हूं यदि क्वेश्चन आएगा सॉलिड स्टेट से तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाएगा। अब बताओ जी, इकाई सेल को और अपन क्या बोलते हैं? इकाई सेल को एकक कोष्ठका भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एकक कोष्ठका। एकक कोष्ठका भी कहते हैं। एकक कोष्ठका के साथ में इसका नाम होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब देखो ये होती क्या है, तो देखो किसी भी जालक के लिए, जालक का निर्माण कर रहे हैं तो उसकी जो सूक्ष्म इकाई होती है उसको यदि अपन त्रिविम में पुनरावृत कर दें तो उसे क्या कहते हैं अपन? इकाई सेल। जैसे आपने मकान बनाया है, घर में मकान तो बनाया होगा भाई, जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में आप यदि ईंट को देखोगे तो ईंट की पुनरावृत्ति से किसका निर्माण हो जाता है? दीवार का। और दीवार का निर्माण यदि चारों तरफ हो रहा है तो कमरे का निर्माण हो जाता है, और कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा, तो पूरा मकान बन जाता है क्या? तो बताओ यदि मकान बना रहे हो तो उसकी सूक्ष्म इकाई क्या है? उसकी सूक्ष्म इकाई है ईंट। इसी प्रकार यदि किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण करना है तो उसकी सूक्ष्म इकाई की यदि अपन बात करेंगे तो वो होती है एकक कोष्ठका, उसे भी बोलते हैं अपन यूनिट सेल। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? तो लिखिएगा जी, किसी क्रिस्टल का, डेफिनेशन लिख लो, किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग, वह सूक्ष्मतम भाग, किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे जिसे त्रिविम में, जिसे त्रिविम में पुनरावृत, जिसे त्रिविम में पुनरावृत करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, उसे इकाई कोशिका कहा जाता है, कहा जाता है। आगे बात समझ में? क्या आप लोगों को ये कलर दिख रहा है क्या भैया? आप लोगों को ये कलर दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है। ठीक है जी। अब अपन बात करेंगे कि आपको किसी भी इकाई सेल के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि आपको यदि पूछेगा तो यूनिट पूछेगा, यूनिट पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो दो पैरामीटर्स होते हैं इसके, एक तो होती है अक्षीय दूरियां और एक होते हैं अक्षीय कोण, तो जिनकी बात अपन करने वाले हैं। चलो जी नेक्स्ट बात करेंगे अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इकाई कोशिका के प्राचाल। प्राचाल को बोलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ए, अक्षीय दूरियां। इसकी बात करेंगे जी, अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरियां होती हैं ए, बी और सी, आपको ये याद रखनी। दूसरा बात करेंगे अपन अक्षीय कोण। इसकी बात करेंगे अक्षीय कोण। अक्षीय कोण क्या होते हैं बताओ? कौन कौन से यूज करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। आगे बात समझ में? अब मैं जैसे आपको क्या बना दूं जी, एक मैं आपको घन बना के दिखाता हूं, क्योंकि अपन अब ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर ना, इसको अपन को अज्यूम करना है, एक घनीय संरचना अपन को मानना है इसको। आगे बात समझ में? तो अपन एक घनीय संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? घनीय संरचना की बात करते हैं। ये हो गया घन। ठीक है जी, आपको ये घन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? तो ये एक प्रकार का क्या है जी? घन है।
ठीक है। अब अपन को बात करनी है जी, अपन बात करें किस तरीके से, तो समझो, यदि मेरे को, मैं इसको लाइन को ले लूं, कौन सी लाइन को, इस लाइन को, देखो अब इसको देखने का नजरिया आपका अलग भी हो सकता है और देखने का नजरिया मेरे समान भी हो सकता है। ये मोड़ा इधर की साइड आ रहा है मुंह, ठीक है। अब देखो, यदि मैं इसको बोल दूं बाई एक्सेस, क्या बोल दूं जी, इसको बोल दिया मैंने बाई एक्सेस, इसको बोल दिया मैंने जेड एक्सेस, और इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सेस। कोई परेशानी किसी को? क्या मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं भाई, क्या घुमा करके मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता क्या? तो ये बाई, ये एक्स और ये जेड। आगे बात समझ में। अब यदि अपन बात करें कि अगर मेरे को, यदि मेरे को ये डिस्टेंस की बात करूं, कौन सी वाली, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको यदि मैं ए मान लूं, तो बोलो ये क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी क्या, और ये वाली कौन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी क्या। ये हो गई इसकी अक्षीय दूरियां। क्या हो गई जी, अक्षीय दूरियां। अब मैं बात करूं, देखो यदि मैं बात करूं, ये ए है और ये बी है, ए और बी के मध्य में, ए और बी के मध्य में, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ए और बी के मध्य में काम जो करेगा अक्षीय कोण है वो अल्फा, बी और सी के मध्य में जो कोण है वो है बीटा, और ए और सी के जो मध्य में कोण है यह है गामा। आगे बात समझ में। ये अपन अपने तरीके से अज्यूम कर सकते हैं। तो इनके जो मिड में बॉन्ड बनेंगे, जैसे देखो अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा बन रहा है ए और बी के मध्य में। यदि मैं बीटा की काम करूंगा तो बीटा जो कोण बनेगा ये बनेगा बी और सी के मध्य में, बोलो भाई। और ये जो गामा है ये काम करेगा ए और सी के मध्य में। तो ये हो गए अक्षीय कोण। ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? तो आपको पेपर में पैरामीटर से पूछता है, तो पैरामीटर से आप समझ जाएंगे, दो ही पैरामीटर, एक तो अक्षीय दूरियां और एक अक्षीय कोण। अक्षीय दूरियों को अपन डिनोट करते हैं ए बी सी, अक्षीय कोण को डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा। आगे जी बात समझ में। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दो भाई। इस तरीके से अपन इसका क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखो अपन को जो बात करेंगे एक घनीय सेल के लिए बात करते हैं, जिससे आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में जो इकाई सेल है इसके प्रकार की बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं घनीय सेल के लिए, किसके लिए जी, घनीय सेल के लिए, घनीय सेल के लिए, चलो जी एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। ये क्या है, एक प्रकार का घन है। क्या है जी, अब घन है। अब मैं कुछ आपको इसमें डाटा बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यदि इसके लिए आपको पैरामीटर पूछे तो ए बराबर होता है बी और बी बराबर होता है सी। दूसरा पैरामीटर पूछे यदि अक्षीय कोणों का, तो अल्फा बराबर होता है बीटा के और बीटा बराबर होता है गामा के, और सारे कोण क्या हैं, 90 डिग्री पर है। ये आपको दिख रहे हैं इसमें। आगे बात समझ में। इसके बाद अपन बात करेंगे कोणों की संख्या, कोणों की संख्या, और कोणों की संख्या को अपन बोलते हैं कॉर्नर। क्या बोलते हैं जी, कॉर्नर। अब देखो कॉर्नर मैं आपको गिन के बताता हूं। यहां आप जिस भी कमरे में बैठे हो, इसका एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर हैं जी? सर आप बोलोगे 8 कॉर्नर हैं। आप जिस भी कमरे में बैठे हो उसको अज्यूम करो। देखो एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, उसके नीचे का 3, उसके नीचे का 4, 4 उधर की साइड है, 4 इधर की साइड है, 2 और 2 4, ये कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे फोर्थ की।
फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या को बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं जी? फेस। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं जी? फेस होते हैं 6। कैसे होते हैं जी बताओ? देखो, एक आपके सामने, एक इधर पीछे, 2 हो गए, एक इधर वाला, एक इधर वाला, कितने हो गए? 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो बताओ कितने फेस हो गए? 4। अब मैं फेस भी शो कर दूं क्या आपको? बोलो भाई, फेस भी मैं शो कर दूं क्या? तो ठीक है। अब देखो, एक फेस, 2, 3, 4, एक ऊपर और एक नीचे, ये कितने हो गए? फेस हो गए। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? फेस। इनको बोलते हैं फलक, इनको बोलते हैं कोने या कॉर्नर, कोने। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ की। फलक विकर्णों की संख्या। अगर आपको पूछे फलक विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो फलक विकर्णों की संख्या होती है 12। आपको याद रखना है, जितने फलक हैं उसके डबल क्या होते हैं? फलक विकर्ण। क्योंकि फलक विकर्ण का मतलब क्या है? इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे, ऐसे करोगे तो 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 फलक विकर्ण होते हैं। और फलक विकर्ण की यदि बात करेंगे अपन, यदि फलक विकर्ण के फॉर्मूले की बात करें, फलक विकर्ण का यदि फॉर्मूला देखें अपन, तो फॉर्मूला होता है √2a। क्या होता है? √2a। और a इक्वल टू होती है भुजा। क्या होती है? भुजा होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे 6 नंबर की। 6 नंबर की बात करेंगे, फिफ्थ 6, कोरों की संख्या। किसकी बात करेंगे? कोरों की संख्या। और कोरों को बोलते हैं एज। एज कितने होते हैं? कोरों की संख्या, कोरों की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। देखो, एक एज, 2 एज, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके पीछे 4, तो कितने हो गए? 12। याद कर लेना, कोरों की संख्या भी कितनी हो गई? 12 हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं काय विकर्ण की। इसकी बात करते हैं, 7th आता है काय विकर्ण। काय विकर्णों की संख्या, काय विकर्णों की संख्या। काय विकर्ण होते हैं 4। कितने होते हैं जी? 4। काय विकर्ण कौन से होते हैं? इसको मैं यहां मिला दूं, इसको मैं यहां मिला दूं, और इधर से इसको यहां मिला दूं और इसको यहां मिला दूं। कितने हो गए? काय विकर्ण 4 हो गए। और यदि इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, काय विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो देखो, काय विकर्ण का फॉर्मूला होता है, काय विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है √3a। क्या होता है? √3a। क्या बात समझ में आई? कोई भी घन अज्यूम कर लो आप। क्या कर लो? घन अज्यूम कर लो। घन अज्यूम करोगे तो कॉर्नर होते हैं 8। सीधा सीधा याद रख लेना, कॉर्नर होते हैं 8, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12। ठीक है। फलक विकर्ण होते हैं 12। फलक विकर्ण भी कितने होते हैं? 12। यदि आपको बोले काय विकर्ण, काय विकर्ण होते हैं 4 और काय विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a और फलक विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। अपन बात करते हैं केंद्र की। किसकी बात करते हैं? केंद्र की। और तो केंद्र कितना होता है बताओ? केंद्र होता है 1। यदि केंद्र की बात करें तो केंद्र कितना होगा? 1 होता है। ये जनरल बात है, आप लोगों को ठोस अवस्था पढ़ने से पहले याद होनी चाहिए भैया। बोलो भाई, बोलो, कर लोगे ये याद? क्या याद करना है सर? इसके पैरामीटर होते हैं अक्षीय दूरियां। ये क्या होती हैं? अक्षीय दूरियां। ठीक है। ये होते हैं अक्षीय कोण। क्या होते हैं जी? अक्षीय कोण। ठीक है। अगर मैं बात करूं कोणों की संख्या कितनी होती है, तो बोलोगे सर 8 होती है। फलकों की संख्या कितनी होती है सर? 6 होती है। फलक विकर्णों की संख्या कितनी होती है सर? 12 होती है। कोरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। काय विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या ये बात आप याद कर लोगे क्या? ये बात आपको याद करनी ही पड़ी है। ठीक है, याद करनी ही पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अब देखो, इन सभी के पार्टिसिपेशन कितने होते हैं? पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन को बोलते हैं सहभाजन, अर्थात इनका
सहयोग कितना होता है, सहभाजन, सहभाजन, सहभाजन कितना होता है यदि प्रभावी की मैं बात करूंगा तो देखो, यदि आपको बात करें कॉर्नर, इसकी बात करें, पहले बात करें कोने की, कोने कितना पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोने करते हैं 1/8, कितना करते हैं, 1/8 भाग इनका पार्टिसिपेशन में होता है। दूसरा बात करूं मैं फलक, किसकी बात करूं जी, फलक, फलक का जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है 1/2, ठीक है। इसके बाद पूछे आपको किनारा, किनारा का जो पार्टीशन होता है ये होता है 1/4, और फोर्थ पूछे केंद्र का, सेंटर का, केंद्र कितना होता है, तो केंद्र का जो पार्टिसिपेशन होता है ये 1 ही होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये जब याद रख लोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी पूर्वक क्या हो जाएंगे जी, समझ में आ जाएंगे। बोलो भाई बोलो, ये चीज याद कर लोगे क्या, ठीक है जी। अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे एससीसी की, किसकी बात करेंगे। अब जो इकाई सेल होती है, सबसे पहले समझ लो भैया इकाई सेल के प्रकार पढ़ लो। इकाई सेल, जो इकाई सेल होती है इसकी मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं आपको, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इकाई सेल 4 प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, 4, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, ईसीसी, ठीक है। एससीसी को बोलते हैं सरल घनीय, सरल घनीय क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। बीसीसी को बोलते हैं काय केंद्रित, काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय जालक, काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। एफसीसी क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। ईसीसी क्या बोलते हैं, अंत, अंत केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। आ रही बात समझ में। अब देखिएगा अपन इनकी बात करते हैं, ये क्या होता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ये क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस। ये क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। आ गई बात समझ में। ये 4 प्रकार के लैटिस होते हैं, जिनमें से अपने को जो याद रखने मैक्सिमम, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से और यहां से पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना नहीं रहती है, अर्थात बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एससीसी की। किसकी बात करेंगे, एससीसी। हेडिंग डालना, सबसे पहले हेडिंग डालना एससीसी। एससीसी को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। इस प्रकार की संरचना में, इस प्रकार की संरचना में अवयवी कण, अवयवी कण, कण, अवयवी कण बोले जालक बिंदु, जालक बिंदु कोनों पर, कोनों को बोलते हैं कॉर्नर, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। किस पर उपस्थित होते हैं जी, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। क्या समझोगे इसमें, समझो, डायग्राम बना दें अपन एक।
तो देखो अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट है बताओ इसमें। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। तो कितने कॉर्नर बताओ, 8 कॉर्नर है। क्या है जी, 8 कॉर्नर है। 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन एससीसी। क्या बोलते हैं, एससीसी। लेकिन अपन क्या समझेंगे इसमें, अपन को मैक्सिमम जो बातें करनी है वो इंपॉर्टेंट बात क्या करेंगे अपन, तो इंपॉर्टेंट बात अपन को करनी है देखो अब इसमें आपको कुछ याद रखना है। यदि आपको पूछे पहला कि इसमें संगठक कण कितने हैं, संगठक कण कितने हैं, संगठक कण है 8। ठीक है, यदि आपको पूछे प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या पूछेगा तो प्रभावी कणों की संख्या कैसे निकालोगे, तो बताओ। कॉर्नर है, कॉर्नर का कितना भाग पार्टिसिपेट करता है, तो आप कहोगे सर 1/8। कितने कॉर्नर है, 8 है, तो बताओ प्रभावी कणों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या बोलो भाई, बोलो, प्रभावी कणों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई है। अब अपन बात करेंगे, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आपको सीधे सीधे पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद बात आती है समन्वय संख्या की। पहला आपको प्रभावी कण बता दिया, इसके बाद आएगी बात समन्वय संख्या। किसकी बात करेंगे, समन्वय संख्या। तो जो इसकी समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या का मतलब है एक कण अपने पास वाले कितने कणों से अटैचमेंट रखता है, उसे ही बोलते हैं समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या होती है इसकी 6। कितनी होती है जी, 6 होती है। यदि अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके मध्य की अंतर आणविक दूरी कितनी है, अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी होती है A = 2r। बताओ कण यहाँ कितने कहां प्रेजेंट है, तो बताओ कण यहाँ प्रेजेंट होंगे भुजा पर, और जो भुजा है, भुजा किसके होती है बताओ, त्रिज्या के दुगनी होती है, तो A बराबर किसके आ गई, 2r के आ जाएगी। बोलो, यदि आपको त्रिज्या पूछे, क्या पूछे, A और r में संबंध पूछेगा तो A बराबर 2r आ गया, और यदि r पूछेगा तो r किसके बराबर आ जाएगा बताओ, A/2 क्या आ जाएगा क्या, तो बताओ r बराबर निकाल लोगे A/2। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें अपन को बात करनी है वो बात करेंगे अपन संकुलन क्षमता की। किसकी बात करेंगे जी, संकुलन क्षमता। ये मैं यहां लगा देता हूं, चलो जी। ठीक है जी, अब बात करेंगे संकुलन क्षमता की। किसकी बात करेंगे, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता की बात करते हैं तो इसके लिए संकुलन क्षमता आती है 52%। कितनी आती है, 52% आती है। यदि आपको पूछे इसका रिक्त प्रभाज कितना आता है, रिक्त प्रभाज, तो इसका रिक्त प्रभाज कितना आ जाएगा, 48%। कितना आ जाएगा, 48%। इस तरीके से ये डाटा तो आपको एससीसी में याद होना चाहिए। क्या आना चाहिए, संगठक कण कितने होते हैं जी, 8 होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं। प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कैसे होती है, क्योंकि जो कॉर्नर होते हैं वो 1/8 पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आपको पूछेगा इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है एससीसी की, तो आपको याद रखना है समन्वय संख्या होती है 6। क्या ए बराबर इसके अंतराल, जो अंतरनाभ की दूरी है उसमें क्या संबंध है, तो ए बराबर होता है 2r। क्या होता है, ए बराबर 2r होता है। यदि r निकालना है तो a/2 निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52%, तो इसमें रिक्त प्रवाह कितना हो गया, तो 48%। अर्थात 48% पे तो रिक्त प्रवाह है, अर्थात खाली पड़ी है, और 52% क्या हो जाएगा बताओ, भरा हुआ है। तो संकुलन क्षमता कितनी हो गई, 52% हो गई। आगे बात समझ में। एससीसी क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। क्या है, प्रिमिटिव, आद्य एकक कोष्ठ का। क्या है, आद्य एकक कोष्ठ का है। आगे बात समझ में। इसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि संकुलन क्षमता निकालते कैसे, संकुलन क्षमता निकालने का कोई भी फॉर्मूला वो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है, यदि आपको पूछे संकुलन क्षमता किस तरीके से फाइंड करनी है,
तो आपको निकालना आना चाहिए। तो देखो संकुलन क्षमता यदि निकालनी है तो कैसे निकालोगे बताओ। तो संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है कणों द्वारा घेरा गया आयतन, कणों द्वारा घेरा गया आयतन डिवाइड बाई, कणों द्वारा घेरा गया आयतन डिवाइड बाई इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। अब बताओ कणों द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, तो बताओ कण किस तरीके के मान लें, एक गोला मान लें क्या, तो गोला कितना, तो गोला द्वारा कितना आयतन घेरा जाता है, तो एक गोला मानेंगे तो देखो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या मानेंगे अपन इसको, गोला मानेंगे, क्या मानेंगे जी, गोला मानेंगे। प्रभावी कण कितना है, 1 है, तो 1 द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, ठीक है, अपॉन आयतन कितना होगा, a क्यूब होगा क्या, तो आयतन हो जाएगा a क्यूब। अब आप जानते हो a बराबर क्या होता है, 2r, बोलो भाई a बराबर 2r होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई a की वजह क्या रखोगे 2r, तो 2 का हो जाएगा 8r क्यूब, होगा कि नहीं होगा बताओ, r से r कट गया, r से r कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, तो बताओ ये कितना आ गया π/6, कितना आ गया π/6। तो आपको काफी बार तो इसमें भी आंसर पूछ लेता है, वो कितना आ गया π/6। अब π/6 को जब सॉल्व करोगे आप तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 3.14 डिवाइड बाई 6। अब 6 से करो, 6 से करोगे तो ये आ जाएगा 52, कितना आएगा 0.52, और यदि परसेंट में चेंज करना है तो 0.52 इंटू 100 कर लेना, कितना आ जाएगा 52% आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 52% आ जाएगा। बोलो भाई बोलो, क्या आया आप लोगों को ये समझ में, इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले आपको एससीसी में याद क्या रखना है, एससीसी का पूरा मैंने आपको निचोड़ बता दिया है, ये निचोड़ है पूरा, आपको पेपर में आएगा ना तो इसी स्लाइड से क्वेश्चन आ जाएगा, और यदि इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी पूर्वक उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या पूछ सकता है जी, देखो संगठक कणों की संख्या 8 है, प्रभावी कणों की संख्या 1 है, प्रभावी कणों की संख्या कितनी है जी, प्रभावी कणों की संख्या है 1, ठीक है। इसके बाद में समन्वय संख्या 6 है, इसके बाद में a बराबर 2r होता है, इसमें संकुलन क्षमता 52% होती है, रिक्त प्रभावी 48% होता है, यदि डाटा पूछे तो π/6 होता है, वैसे पूछे तो 0.52 होता है, और यदि परसेंट में पूछे तो 52% होता है। ये बात आप लोगों को आनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। आई होप आप सभी को एससीसी समझ में आ जाएगा, यदि इतना पढ़ लोगे तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो जी, सॉल्व कर सकते हो। अब अपन बात करेंगे बीसीसी की, इसकी बात करेंगे बीसीसी, सेकंड हेडिंग डालो बीसीसी। बीसीसी का मतलब काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक, अर्थात बीसीसी। अब देखो इस प्रकार में क्या होता है, इस प्रकार के जालक में, या बोलो इस प्रकार के जालक में, इस प्रकार के जालक में अवयवी कण, सीधा याद रख लो, अवयवी कण, अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों के अलावा, कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होता है, केंद्र में भी, केंद्र में भी उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अवयवी कण कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोलो, अवयवी कण कोनों पे भी होते हैं और सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। चलो डायग्राम बना ले, चलो बनाओ। तो देखो अवयवी कणों की बात करें तो एक कॉर्नर प्रेजेंट है, और इसके बाद में सेंटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यदि आपको पूछे अवयवी कणों की संख्या, किसकी, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या पूछेगा तो अवयवी कणों की संख्या जो होती है बच्चों 8 + 1 अर्थात 9 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, यदि प्रभावी कणों की संख्या पूछेगा तो प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या पूछेगा तो प्रभावी कणों की संख्या तो आप जानते हो, मैंने पार्टिसिपेंट लगा रखा है 8 × 1/8
प्लस 1 इंटू 1, अर्थात कौन जो सेंटर होता है वो तो 1 का ही पार्टिसिपेशन करता है और कॉर्नर 8 का करते हैं, 1/8 का। करोगे सॉल्व तो जो प्रभावी कणों की संख्या है ये आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी जी? 2 आ जाएगी। इसमें कोई परेशानी? बोलो भाई। इसके बाद में बात करेंगे थर्ड पॉइंट है समन्वय संख्या। किसकी बात करेंगे? समन्वय संख्या। यदि समन्वय संख्या की बात करेगा वो तो समन्वय संख्या आती है 8। कितनी आती है जी? 8 आती है। इसके बाद अपन बात करें अंतः आणविक दूरी। अंतः आणविक दूरी, अंतः आणविक दूरी। अब देखो अंतः केंद्रित है ना, अंतः केंद्रित बीसीसी बॉडी सेंटर्ड है, तो यहां जो अंतः आणविक दूरी होती है ये आती है √3a/2 इक्वल टू 2r। इसके बाद आती है √3/2 इक्वल टू 2r। यदि आपसे पूछ ले a और r में संबंध क्या है, ठीक है, ये तो याद रख लोगे। अगर पूछे a/r में संबंध, r में संबंध पूछ ले आपसे, इसका रीजन देखो कैसे आया ये पता है आपको? आपको समझना होगा इसको, क्योंकि यहां जो अवयवी कण होते हैं ना इसको अपन बॉडी सेंटर्ड के रूप में काम में लेते हैं। तो देखो यहां इसको इससे मिलाओगे, ठीक है, इसको इससे मिलाओगे तो आपको पता है बॉडी डायगोनल क्या होता है? √3a होता है। क्या √3a होता है? तो √3a/2 हो जाएगा, √3a/2 और ये 2r, अर्थात एक अवयवी कण यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ जो सबसे जो पास वाला कण होगा वो बताओ, ये सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ देखो ये यहाँ प्रेजेंट है सेंटर में, और ये यहाँ से यहाँ ऐड करोगे, इसको यहाँ से यहाँ ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे कि अब देखो ये टोटल दूरी क्या है? √3a है। क्या बोलो भाई? ये टोटल दूरी √3a है, लेकिन ये पास में पड़ रहा है, इसके ये पास में पड़ रहा है, तो इसकी दूरी हो जाएगी √3a/2, और ठीक है वो किसके बराबर आ रही है? 2r के। तो ये संबंध आपको याद रखना है। आगे बात समझ में बोलो भाई। ठीक है, तो आपको क्या रखना है? बॉडी डायगोनल में जो ये वाला कण यहां और इसके बाद में इसको यहां ऐड करोगे आप, ठीक है। तो ये √3a/2 पे मिलता है। तो संबंध देखोगे a/r में संबंध, तो बताओ √3a/2 इक्वल टू आ गया 2r, तो √3a इक्वल टू आ गया 4r। यदि r निकालना है मेरे को तो बताओ, यदि r निकालना है तो √3a/4 हो जाएगा। यदि a निकालना है तो 4r/√3 हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेना ये बॉडी डायगोनल में, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालनी है संकुलन क्षमता। क्या निकालनी है जी? संकुलन क्षमता। अब आप जानते हो ये तो क्या है? कोर की लंबाई है, भुजा बोल दो, और r क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो लिख सकते हो आप r बराबर तो त्रिज्या है और a बराबर होती है कोर की लंबाई। किसकी? कोर की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा अपन बात करेंगे संकुलन क्षमता की। किसकी बात करेंगे? संकुलन क्षमता। अणु द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन कणों द्वारा घेरा गया आयतन अपॉन इकाई सेल का आयतन, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे? कणों द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया, कणों द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन डिवाइड बाई इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। करो जी, कणों द्वारा कितना है? प्रभावी कण कितने? 2 इंटू 4/3 πr³ अपॉन a³ आ गया, क्योंकि इसका जो आयतन क्या होता है? a³, ठीक है। घन मान रखा है तो घन का आयतन क्या होता है? a³ होता है, ठीक है। तो अब a बराबर क्या है बताओ? a बराबर क्या है बताओ भाई? a बराबर देख लो, a बराबर है 4r/√3, 4r/√3 का स्क्वायर या क्यूब। तो क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब करते ही क्या होगा बताओ? 2 इंटू 4/√3 इंटू πr³
इंटू 3√3 डिवाइड बाई 4 का करो, 4 चौका 16 चौका 64 आर क्यूब, आर से तो आर गया, ठीक है, 4 से 16 बार गया, ये 16 8 बार गया, 8 बार गया, 3 से 3 गया, तो बताओ क्या बच रहा है ये 3√3 पाई बाई 8 कितना आ रहा है √3 पाई बाई 8। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो √3 की वैल्यू आती है 1.73, पाई होता है 3.14 डिवाइड बाई 8, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 0.68, क्या आएगा 0.68 आ जाएगा। और 68 आते यदि परसेंट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 68%, अर्थात परसेंट में बात करेगा, संकुलन क्षमता की बात करेगा परसेंट में, तो 0.68 इंटू कर लेना 100 और 100 करते ही कितना हो जाएगा 68% हो जाएगा। ये तो हो गई संकुलन क्षमता। यदि आपसे पूछे रिक्त प्रवाह, क्या पूछे रिक्त प्रवाह पूछेगा, रिक्त प्रवाह पूछेगा तो 100 माइनस 68 कर देना आप, 100 माइनस क्या कर दोगे 100 माइनस कर देना 68, तो ये आ जाएगा 32%, कितना आ जाएगा 32%। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। याद क्या रखना है, सीधा सीधा डेरिवेशन कहीं भी नहीं पूछा जाता है बच्चों, याद रख लेना बीसीसी की संकुलन क्षमता होती है 68% और उसका रिक्त प्रवाह होता है 32%, कितना होता है जी 32%। उसके ये समन्वय संख्या कितनी होती है 8 होती है, ठीक है, कणों की प्रभावी कणों की संख्या 2 होती है, टोटल अवयवी कणों की संख्या 9 होती है, ठीक है। और ए और आर में संबंध पूछे तो बताओ √3/2 इक्वल टू 2r, तो √3a बराबर 4r हो गया, r बराबर √3a/4, ये हमको रिलेशन याद रख लेना सीधा सीधा, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल की बात करता है। थर्ड अपन बात करेंगे एफसीसी की, किसकी बात करेंगे थर्ड बात करेंगे एफसीसी। एफसीसी को बोलते हैं फलक केंद्रित क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। आगे बात समझे, फलक केंद्रित की बात करेंगे, अर्थात यहाँ क्या होता है, यहाँ जो रिलेशन है वो याद रखना है, अवयवी कण क्या है जी, यहाँ जो अवयवी कण है, अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं, केंद्र में उपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं जी बताओ। अब देखो अभी आपको बना दूं डायग्राम, चलो जी डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई भी आपने क्रिस्टल लैटिस ले लिया, ठीक है जी, ये क्रिस्टल लैटिस हो गए। लो अब अपन बात करें कणों की संख्या की, तो देखो एक तो कोनों पे प्रेजेंट है, ये कोनों पर प्रेजेंट है, इसके साथ में ही फलक के केंद्रों में भी प्रेजेंट है। कितने फलक हैं 6, तो 6 फलकों के केंद्र में भी आ जाएंगे। अब ऊपर नीचे को अपन शो नहीं कर सकते, तो ऊपर नीचे को अपन को बीच में शो करते हैं अपन। आगे बात समझ में। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो याद रख रहे हैं सीधे सीधे। आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी है बच्चों, अवयवी कणों की संख्या है सर 8 + 6 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछे प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, प्रभावी कणों की संख्या पूछेगा, तो प्रभावी कणों की संख्या बताओ कि जो कॉर्नर होते हैं 1/8 पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस जो फलक होते हैं ये 1/2 पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3, तो प्रभावी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। पेपर में क्वेश्चन में जैसा पूछेगा ना उसी प्रकार का आंसर बताना है। यदि प्रभावी पूछेगा तो 4, नॉर्मल पूछेगा तो 14। आगे बात समझ में। इसके बाद में यदि आपसे पूछे समन्वय संख्या, क्या पूछे समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या होती है बच्चों 12, कितनी होती है 12 होती है। इसके बाद में यदि आपसे पूछे अंतर आणविक दूरी, क्या पूछे अंतर आणविक दूरी, तो अंतर आणविक दूरी होती है √2a = 2r, √2a = 2r। कैसे होती है बताओ।
अब देखो यहाँ जो पहला कण आएगा वो फलक के केंद्र में मिलेगा क्या, तो फलक के केंद्र में मिल रहा है, तो टोटल फलक क्या होता है √2a, फलक के केंद्र में मिल रहा है, तो ये आ गई √2a/2। कितनी दूरी आ गई, √2a/2। यदि r की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा, r की, तो r निकालोगे ना यहाँ से, तो r बराबर क्या आ रहा है, √2a/2, और यदि a निकालना है तो 2r/√2 ये जा रहा है, बोलो। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2r, क्योंकि आपको इसका आप जानते हो, इसको रूट हटा दोगे, √2 तो बताओ 2 से ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो √2r, ए बराबर क्या आ जाएगा, √2r, ए बराबर √2r, ये भी लिख सकते हैं अपन, बोलो भाई, ए बराबर √2r, 2√2r, क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 2√2r। क्या लिखा अपन ने, बोलो भाई, देखो 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 क्या कर गए अपन, गलत कर गए। चलो सीधा ही मिटा लें। देखो देखो अंतर्नाद की दूरी की बात करेगा, अंतर्नाद की दूरी बताओ कहां प्रेजेंट है, ये फलक के केंद्र में प्रेजेंट है क्या, बोलो भाई, फलक के केंद्र में प्रेजेंट है, फलक के केंद्र में प्रेजेंट है, तो फलक का केंद्र ये रहा, और फलक का केंद्र होता है 2r, a/√2, a/√2 होता है, क्योंकि √2 है तो कंप्लीट है, और a/√2 क्या हो जाएगा, आधा, तो आधे की बात करेंगे तो ये क्या हो गया बताओ, a/√2 इक्वल टू 2r, आगे बात समझ में, तो a बराबर आ गया 2√2r, आगे जी बात समझ में। इस तरीके से एक अंतराणु की दूरी हो गई। इसके बाद पूछे संकुलन क्षमता, क्या क्वेश्चन आएगा इसमें, संकुलन क्षमता। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लें, देखो नेक्स्ट आता है संकुलन क्षमता, किसकी बात करते हैं, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है बताओ, आप जानते हो, इकाई सेल का है द्रव्यमान डिवाइड बाई इकाई सेल का आयतन, इकाई द्रव्यमान का, इकाई सेल का द्रव्यमान क्या है बताओ, तो देखो 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई, अब देखो ये 2 a³ है, a³ क्या बताओ, r क्या निकाला आपने, तो r निकाला यहाँ 2√2r, 2√2r का क्यूब, क्या निकाला क्यूब, अब इसको ओपन कर लो, 4 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई 2√2 × 2√2 × 2√2 × r³ से r³ कट गया, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको, 2 से 2 करोगे 2 2 2, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 × 4/3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16√2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 16√2, तो 4 से गया, ठीक है, ऊपर पाई बचा हुआ है, पाई, तो पाई ये कितना आ गया, पाई डिवाइड बाई 3√2, कितना आ गया, पाई इक्वल टू 3√2, और यदि आप सॉल्व करोगे तो पाई अपॉन 3 × 1/414, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 0.74, कितना आएगा 0.74, 0.74 को यदि परसेंट में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 74%, ये क्या होगा संकुलन क्षमता। लेकिन आपको पूछेगा रिक्त प्रवाह कितना हो जाएगा बताओ, रिक्त प्रवाह, तो रिक्त प्रवाह क्या करोगे, 100 में से 74 को क्या कर देना कम, 100 में से 74 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 26% आ जाएगा क्या, तो 26% क्या होगा इसका रिक्त प्रवाह हो जाएगा। क्या बात समझे आप, क्या बात समझे, क्या बात समझे, तो याद रखना, देखो इधर लिख लो SCC, इधर लिख लो BCC, और इधर लिख लो FCC, ठीक है। पहले बात करेंगे कणों की संख्या की, कणों की संख्या, या अभी अभी कणों की संख्या एक ही बात है, 8 9 12 या 14, तो 14 आएगा, ये कितना आ जाएगा 14, क्योंकि कैसे आएगा बताओ, 8 + 1 8 + 6, ठीक है। इसके बाद में प्रभावी की बात कर ले, प्रभावी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी, प्रभावी कणों की संख्या आएगी 1 2 और 4, ठीक है। कैसे आएगी, 8 × 1/8 कर लेना प्लस 6 × 1/2 कर लेना, यहाँ कैसे करोगे,
8 इंटू 1/8 कर लेना प्लस 1 कर लेना। यहाँ कैसे आएगी 8 इंटू 1/8 कर लेना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कैसे आएगी बताओ। समन्वय संख्या यहाँ 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ 12 है। क्या याद करोगे, पहले में 2 ऐड करना है, यहाँ कितना ऐड करना है +2 और यहाँ जाते ही +4, अर्थात 2 का मल्टीपल ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आएगी अंतरनाभिकीय दूरी। अंतर नाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी a बराबर 2r, a बराबर 2r, यहाँ क्या आएगी बताओ, √3a/2 इक्वल टू 2r। यहाँ कितनी आएगी बताओ, a/√2 इक्वल टू 2r। आगे बात समझ में, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी। ठीक है, अंतर्नाभ की दूरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा इसमें, देखो ये सीधी सीधी सारणी अगर कोई बच्चा याद कर लेता है ना तो एक क्वेश्चन तो उसका आसानी पूर्वक हो जाएगा, गारंटी है साहब, गारंटी का काम कर देंगे अपन। बताओ भाई, बोलो, दिख रहा है आप लोगों को, आई होप दिख जाएगा, करोगे तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात आती है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता देखो इसकी आती है 52%, इसकी आती है 68% और इसकी आती है 74%। पेपर में यदि आसपास का दिख रहा है ना 52.4 तो ये भी हो सकता है। ठीक है, 52.4 भी होती है इसकी। ठीक है, तो 52% याद कर लोगे। यदि पूछ ले रिक्त प्रभाज, क्या पूछ ले जी, रिक्त प्रभाज। रिक्त प्रभाज तो आप जानते हो, ये हो जाएगा 48%, ये कितना हो जाएगा 32% और ये हो जाएगा 26%। एक आधा पौन घंटे में जो पढ़ा है ना उसकी ये समरी है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर लोगे क्या, तो बताओ भाई, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब एक बात करेंगे अपन ईसीसी। ईसीसी का मतलब क्या होता है बताओ। ईसीसी वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है, फिर भी बात कर लेते हैं ईसीसी। फोर्थ है ईसीसी। ईसीसी, ईसीसी में क्या है कि जो अवयवी कण है, अवयवी कण, अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों के अलावा विपरीत, विपरीत फलकों, विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं, विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित, विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में, कैसे बताओ, विपरीत फलकों के केंद्र में कैसे उपस्थित होंगे। विपरीत फलकों के केंद्र कैसे उपस्थित होंगे बताओ। देखो जी, अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये भी बात याद क्या रखोगे। ये जैसे आपको क्यूब बना रखा कोई, ये क्यूब बना दिया मैंने, और विपरीत फलकों के केंद्र में, और ये भी होना चाहिए किन्हीं दो के में, ऐसा नहीं है सभी के में, किन्हीं दो, किन्हीं दो। ठीक है, अब जैसे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। विपरीत फलकों का मतलब हो गया बच्चों कि एक तो इसके और इसके, यदि यहां प्रेजेंट है तो यहां हो सकता है। ठीक है, दूसरा, यदि दूसरे डायग्राम की बात करूं मैं, दूसरे डायग्राम की बात करूं, क्या हो गया भाई, तो दूसरे डायग्राम में क्या है देखो, ये कॉर्नर तो सेम ही रहेंगे। अब मैंने कह दिया यहां प्रेजेंट हो सकता है, यहां प्रेजेंट हो सकता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में थर्ड डायग्राम,
थर्ड में देखो यहां प्रेजेंट हो सकता है, ये कॉर्नर तो है, बोलो अब यहां प्रेजेंट हो सकता है। विपरीत फलकों के किन्हीं दो विपरीत पृष्ठों के केंद्र में प्रेजेंट होते हैं। यदि मैं बात करूं यहां देखो, यदि मैं बात करूं अवयवी कणों की संख्या कितनी है, अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या बताओ, 8 + 2 है क्या, तो 10 हो जाएगी। यदि पूछ ले प्रभावी, किसकी पूछ ले, प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या पूछेगा तो 1/8 × 8 + 1/2 × 2, तो बताओ कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बस इतना ही इसका डाटा याद है और इतना ही पेपर में दे रखा है, इतना ही थ्योरी में दे रखा है, तो अपन इतना ही इसमें क्या करते हैं, याद करते हैं। तीनों की बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डाल के याद कर लेना। ये क्वेश्चन आने के लिए प्रबल संभावना की काम करता है। ये क्वेश्चन जो आएगा ना वो यहीं से ही आपको पूछा जाता है। ये यहाँ का बिल्कुल निचोड़ है। जैसे आपने कभी मक्खन को जो मलते हैं ना, जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन से आप घी निकालते हो, दही से घी निकालते हो ना, तो घी है ये। इसको यदि पढ़ लोगे ना तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में बोलो भाई। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्रिस्टल जालक की। किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल जालक की। किसकी बात करेंगे जी, क्रिस्टल जालक। हेलो डालिएगा, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। आज जो अपन पढ़ रहे हैं ना, आज अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है, त्रिविम में यदि जालक बिंदु इस प्रकार से अभिन्यास हो जाएं कि वो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर दें, क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देते हैं, उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्योंकि त्रिविम में क्या होगा, जालक जो बिंदु हैं उनका पुनर्विन्यास ही होगा, और पुनर्विन्यास से जिसका निर्माण होता है उसे अपन बोलते हैं क्रिस्टल जालक। सबसे पहले ब्रेवेज ने बताया था इसको। किसने बताया था, ब्रेवेज ने 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण किया, जिससे 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह बनाए उसने। कितने बनाए, 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह बनाए, जिनकी अपन बात करने वाले हैं। तो समझिएगा पहले क्या होता है क्रिस्टल जालक, तो लिखेंगे हाँ जी, त्रिविम में जालक बिंदुओं का, त्रिविम में जालक बिंदुओं का ऐसा अभिविन्यास, जालक बिंदुओं का ऐसा अभिविन्यास, ऐसा अभिविन्यास, जालक बिंदुओं का ऐसा अभिविन्यास जो किसी क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना की व्याख्या करता हो, संपूर्ण संरचना की व्याख्या, संपूर्ण संरचना की व्याख्या करने में समर्थ हो, क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब ये 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं अपने को। कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक प्राप्त होते हैं, जिन्हें अपन ब्रेवेज जालक कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्रेवेज ने बताया था इन्हें, इसलिए इनको ब्रेवेज जालक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, इनको ब्रेवेज जालक भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेवेज जालक भी कहते हैं। इन्हें 7 क्रिस्टल समूह में विभाजित किया गया है, 7 क्रिस्टल समूह में विभाजित किया गया है, विभाजित
किया गया है। साल 7 किस्म किया गया है, क्रिस्टल समूह में विभाजित किया गया है। मैंने क्या कहा आपको, 3D में यदि क्रिस्टल बिंदुओं का ऐसा विन्यास जो किसी क्रिस्टल की संरचना की व्याख्या करने में समर्थ होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ब्रेवेज ने 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण किया था, जिन्हें 7 क्रिस्टल समूह में क्या किया है, विभाजित किया है, जिनकी अपन बात करने वाले हैं। ये एक टेबल है जिससे क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में आपको पूछे जाते हैं। चलो जी, ये आई होप आप सभी को ये टेबल दिख रही होगी। क्लियर विजिबल है क्या, बोलो भाई। ठीक है जी, देखिएगा क्रिस्टल तंत्र। सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की, इसकी बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की। उसके बाद में कितने प्रकार की यूनिट सेल अपने को प्रेजेंट हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। इसके बाद में अक्षीय दूरियां क्या होती है इसकी बात करेंगे। इसके बाद में अक्षीय कोण कौन कौन से हैं और एग्जाम्पल। आपको ज्यादातर क्वेश्चन अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण से ही पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे घनीय की। तो घनीय में देखो संभव विविधता कौन सी होती है, एससीसी होती है, बीसीसी होती है और एफसीसी होती है। ये सारी पढ़ के आए अभी अपन, ये आप समझ जाओगे। इसके बाद में यहाँ अक्षीय दूरियां ए बराबर बी होती है, बी बराबर सी होती है। यदि अपन अक्षीय कोण की बात करेंगे तो अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर गामा और गामा बराबर 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल है NaCl, यसद ब्लेंड, कॉपर और जिंक ब्लेंड, ये आपको याद करना है। इसके बाद में दूसरा है द्विसंबल लंबाक्ष। द्विसंबल लंबाक्ष को बोलते हैं टेट्रागनल। क्या बोलते हैं, टेट्रागनल। इसमें जो संभव संरचनाएं होती हैं वो होती हैं एससीसी और बीसीसी। इसकी जो अक्षीय दूरी होती है ए बराबर बी होता है, बी बराबर सी नहीं होता है। और अल्फा बीटा और गामा ये 90 के इक्वल होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है स्वेट टिन, SnO2, TiO2 और कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद आती है बात विषम लंबाक्ष की। इसकी बात आती है विषम लंबाक्ष की। विषम लंबाक्ष में चारों प्रकार की यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं। यहाँ ना ए बराबर होता है बी के, बी ना बराबर होता है सी के, जबकि अल्फा बीटा और गामा ये सभी क्या होते हैं 90 डिग्री के बराबर ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल है विषम लंबाक्ष गंधक, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। इसके बाद अपन बात करेंगे त्रिसमांताक्ष या त्रिकोणी। इसे बोलते हैं रोम्बोहेड्रल या ट्राइगनल। क्या बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगनल। इसमें ओनली ऑन एससीसी यूनिट सेल मिलती है। इसमें ए बराबर होता है बी के, बी बराबर होता है सी के और अल्फा बराबर होता है बीटा के, बीटा बराबर होता है गामा, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के करीब नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल है कैल्साइट और सिनेबार। कैल्साइट को बोलते हैं CaCO3 और सिनेबार को बोलते हैं HGS। इसके बाद बात आती है षटकोणीय, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। इसमें भी जो यूनिट सेल मिलती है वो होती है एससीसी। इसमें ए बराबर होता है बी के, बी बराबर सी के नहीं होता है। अल्फा बराबर बीटा होता है 90 डिग्री के, जबकि जो गामा वाला कोण होता है ये 120 डिग्री के बराबर होता है। ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड और CDS, कैडमियम सल्फाइड इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद आती है एकंताक्ष मोनोक्लिनिक। इसमें एससीसी और ईसीसी मिलती है। ए बराबर बी के और बी बराबर सी के नहीं होता है, अर्थात ना तो ए बराबर बी होता है ना बी बराबर सी होता है। यहाँ अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन बीटा 120 के बराबर नहीं होता है। इसमें एकंताक्ष गंधक सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद बात आती है त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में एससीसी मिलता है, ना तो इसमें ए बराबर बी होता है ना बी बराबर सी होता है। यहाँ ना अल्फा बराबर बीटा होता है, बीटा बराबर गामा भी नहीं होता है, ना कोई 90 डिग्री का कोण होता है। इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O और H3BO बोरिक एसिड। अब आपको ये टेबल तो याद करनी है, लेकिन सर याद कैसे करें, क्योंकि याद करने का आपको एग्जाम्पल बता दूं जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ना वो, अब आपको ये टेबल तो दिख ही रही होगी। अब मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि मैं आपको इसकी ट्रिक बता सकूं। तो देखो समझो भाई, चलो जी अब मैं इसको एक बार साइड में कर रहा हूं तो आप समझेंगे। चलो जी मैं एक बार इसको क्या कर देता हूं जी, साइड में कर देता हूं।
चलो भाई ये यहां से जाएगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल अड़ा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको, बाकी मेरा काम इसी से चल जाएगा। चलो जी, अब अपन बात करेंगे सर इसको याद करें। याद कैसे करें, तो घनी है। अब क्रिस्टल तंत्र को याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वो याद रखनी है आपको, और इसी से आपको ये याद हो जाएगा। तो देखो ट्रिक क्या है जी, ट्रिक है सीटी, सीटी और सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी अर्थात क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ट्राइगनल और रोम्बोहेड्रल एक ही बात होती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में ये तो याद करने की ट्रिक हो गई घनीय संरचना को, अर्थात क्रिस्टल तंत्र को इस तरीके से याद करोगे आप। क्रिस्टल तंत्र को तो ऐसे याद कर लोगे, बताओ सीटी और एचएमटी हैं, सीटी और एचएमटी, सीटी और एचएमटी, क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है जी। अब आपको बात आती है सेकंड बात आती है कि संभवम क्या होती है। तो आप जानते हो किसी का कॉन्टेक्ट नंबर आप याद करने में माहिर हो, आपको यदि किसी का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए ना तो आप हमेशा याद कर लोगे उसको। कैसे याद करोगे सर, आपको याद रखना है बस। कैसे याद रखोगे सर, मेरे जो घर के पास का जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है वो 32, क्या याद करेंगे 324121, क्या नंबर है 324 1121। क्या है जी 324 1121। ये होती हैं यूनिट सेल। क्या होती हैं यूनिट सेल। क्या होती हैं यूनिट सेल। अब देखो ये तभी याद करना भैया जब आपको ये क्रम याद हो, ये क्रम याद हो तभी जाकर के कॉन्टेक्ट नंबर आपको याद रखना है 324 1121। 324 का मतलब पहले में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, उसके बाद में 2 एससीसी और बीसीसी। सभी में एससीसी तो मिलेगा ही मिलेगा, अर्थात प्रिमिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में जो ऑर्थोरोम्बिक होता है उसमें 4 प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में जो रोम्बोहेड्रल होता है उसमें 1 प्रेजेंट होता है, और हेक्सागनल में भी 1 प्रेजेंट होता है, और मोनोक्लिनिक में 2 प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से और याद कर सकते हो आप। तो देखो ऊपर वाले में 3, उससे नीचे वाले में 2। तो नीचे वाले में 2 कैसे करोगे, एक तो बीसीसी है और एक नीचे से स्टार्ट करोगे तो ईसीसी। आप ऊपर से नीचे स्टार्ट करो, ऊपर वाले में 3 कौन कौन से, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, उसके नीचे वाले में एससीसी और बीसीसी। नीचे वाले से स्टार्ट करो, नीचे वाले में खाली एससीसी एक में तो, और उससे ऊपर वाले में एससीसी और ईसीसी, और ऊपर वाले में दोनों में क्या है एससीसी एससीसी। इस तरीके से याद कर लो, या ये याद है तो याद कर लो 324 1121। 324 का मतलब 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट में ईसीसी को याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, ईसीसी को याद नहीं रखना है। ईसीसी नीचे प्रेजेंट होता है, जबकि बीसीसी ऊपर से एक छोड़ करके प्रेजेंट होता है। तो एक छोड़ दो तो बीसीसी, और नीचे से एक स्टार्ट करोगे तो ईसीसी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे अक्षय दूरियां। अक्षय दूरियां तो आप जानते हो, बताओ भैया अक्षय दूरियां याद करनी है तो 0 1 2, 0 1 2 और 2। आपको यह भी याद रखना है 0 1 2, अर्थात ऐसे भी याद कर लो, ऊपर से एक भी नहीं काटना, नीचे चलो एक काट दो, फिर दोनों काट दो, फिर एक भी नहीं काटना, फिर एक काट दो, फिर 2 काट दो, फिर दोनों काट दो। इस तरीके से। या फिर और कैसे याद कर सकते हो इसको, बताओ और कैसे याद कर सकते हो भाई। देखो 0 का मतलब एक भी नहीं काटना, एक काट देना, फिर 2 काट देना, फिर 0, फिर एक भी नहीं काटना, फिर एक काटना, फिर 2 काटना, फिर 2 काटना। अर्थात ये हो गई अक्षय दूरियां। क्या हो गई जी, ये हो गई अक्षय दूरियां। ठीक है, अब आपको अक्षय कोण याद करने हैं। क्या याद करना है, अक्षय कोण। अब देखो सीटी और तक तो सभी बराबर हैं, अल्फा, बीटा और गामा सभी 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद में रोम्बोहेड्रल में आपको याद रखना है कि ना तो अल्फा बराबर है बीटा के, और ना बीटा बराबर है गामा के, और ना ही ये 90 डिग्री है। अर्थात नहीं, अल्फा बराबर बीटा है, बीटा बराबर गामा है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है ये। क्या नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा। हेक्सागोनल में तो आप जानते हो 2 कोण तो समान होते हैं और तीसरा समान नहीं होता है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा।
जबकि एक अंताक्ष में मोनोक्लिनिक में आपको याद रखना है अल्फा और गामा तो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा 120 डिग्री नहीं होता है। और त्रिंताक्ष में ना अल्फा बराबर बीटा के होता है, ना बीटा बराबर गामा के होता है। क्या इस तरीके से इसको याद कर लोगे? यहां से आपको एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो। या तो पूछ लेता है त्रिंताक्ष या एकंताक्ष या फिर ये त्रिसमन्ताक्ष। आगे बात समझ में? तीन तरीके से ही क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। रोम्बोहेड्रल को वो दे देता है ट्राइगोनल के रूप में, इसमें ट्राइगोनल के रूप में। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज लगते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।